हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ हम लोग ट्वेल्थ क्लास का ये पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसका फ्लक्स, इस तरह की तमाम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में जो हमारा मेन इंटरेस्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को देखें तो सबसे पहले जो इनका ओरिजिन था वो लोगों ने क्या पाया कि जब हम चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो दे गेट चार्ज्ड। अब जब अलग अलग तरह की चीज़ें लोगों ने रब करके देखा तो लोगों ने क्या पाया, सपोज करो मेरे पास एक ग्लास की रॉड है और इसको मैं फर पे रगड़ूं, या मेरे पास एक प्लास्टिक की रॉड है और मैं इसको फर पे रगड़ूं, तो ये ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड दोनों ही चार्ज हो जाती थी। लेकिन इस ग्लास के रॉड के चार्ज और प्लास्टिक के रॉड के चार्ज में एक अंतर था। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कह दिया, दूसरे को नेगेटिव चार्ज कह दिया। ये जैसे भाई कन्वेंशन है। तो जो ग्लास वाली रॉड थी उसको हमने पॉजिटिव चार्ज कह दिया और जो प्लास्टिक वाली रॉड थी उसके ऊपर जो चार्ज था उसको मैंने नेगेटिव चार्ज कह दिया। अब जब लोगों ने इन चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन देखा तो क्या पता चला, सपोज करो मेरे पास एक चार्ज ग्लास की रॉड और मैं उसके पास एक दूसरी चार्ज ग्लास की रॉड ले जाऊं, जैसा कि मैं इस पहले वाले डायग्राम में कर रहा हूं, तो क्या होगा कि रॉड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करती थी। ऐसे ही अगर मेरे पास एक प्लास्टिक की रॉड और दूसरी प्लास्टिक की रॉड और उनको आसपास ले जाऊं तो प्लास्टिक की रॉड भी प्लास्टिक की रॉड को रिपेल करती थी, जैसा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जब मैं ग्लास की रॉड को प्लास्टिक की रॉड के पास ले जाता था, दोनों ही चार्ज होंगी, तो ये आपस में अट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ से निकल करके आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव को पास लाओगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाओगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने पास खींचेंगे। ये बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज निकल के आई। अब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं ये चीज़ जानने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई जो कि इलेक्ट्रोस्कोप कहलाती है। हमने सिंपल सा क्या किया कि एक ग्लास के बॉक्स में रबर लगा करके एक मेटल रॉड डाल दी, ऊपर यहाँ पे एक मेटल का नॉट था और इस मेटल रॉड के नीचे एक यहाँ पर हुक जैसी चीज़ थी जिसमें हमने एक फोल्डेड गोल्ड लीफ डाल दी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मान लो ये मेटल रॉड आ रही है तो आगे हुक था और हुक के ऊपर एक गोल्ड लीफ इस तरीके से जैसे यहाँ पर बनाए, इसमें भी वही चीज़ है। अब क्या होता था कि जब मैं इस मेटल रॉड को ऊपर से कोई चीज़ अनचार्ज चीज़ इसमें टच कराऊंगा, सपोज करो ये चीज़ अनचार्ज है तो इस गोल्ड लीफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज सच जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। लेकिन सपोज करो मैं इस पर अगली बार कोई चार्ज्ड बॉडी टच कराऊं तो क्या होगा, जो भी चार्ज होगा वो यहाँ से मेटल के थ्रू फ्लो करके इस गोल्ड लीफ में आ जाएगा और जो गोल्ड लीफ के दोनों एंड हैं वो सेम चार्ज के हो जाएंगे। मतलब यानी कि ये चीज़ अगर पॉजिटिव थी तो ये वाला साइड भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला भी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ये चार्ज बॉडी नेगेटिव थी तो जो ये वाली लीफ होगी ये भी नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली लीफ भी नेगेटिव हो जाएगी। और चूंकि जो लाइक चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए ये दोनों लीव्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ये कुछ इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि जो चीज़ मैंने टच कराई है वो चार्ज है या अनचार्ज। अब अगर मैं पीछे वाले एग्जाम्पल को देखूं तो चार्ज्ड बॉडी से जो मेरी गोल्ड लीफ है उसमें तक चार्ज फ्लो कराने के लिए मैंने कहा कि मेरे को एक मेटल की रॉड चाहिए और ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की बॉडी में ना चला जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या दिखाया कि साइड में एक रबर लगी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो मेटल जैसी चीज़ें हैं वो कंडक्टर्स कहलाती हैं और जो रबर जैसी चीज़ें हैं वो इंसुलेटर कहलाती हैं। तो कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। एंड कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बल्कि अब चूंकि हम लोग 12th में आ गए हैं तो आपने सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी आगे चल करके सॉलिड एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ोगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा एक तीसरी चीज़ आ गई है सेमी कंडक्टर, उनके बारे में भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब जो मेरा अगला प्रॉब्लम आया
वो ये है कि सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है जो कि चार्ज है। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं इसको पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, पर ये नेगेटिव भी हो सकती है। और मेरे पास एक दूसरी बॉडी है जो कि अनचार्ज है, ये चार्ज थी। तो मैं इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज करूं, ये मुझे सीखना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों बॉडी को आपस में टच करा दूंगा, और अगर ये कंडक्टर हुई, इंपॉर्टेंट बात है कि दे शुड बी कंडक्टर, इंसुलेटर होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये कंडक्टर होंगे तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, और इस पे भी थोड़ा सा चार्ज रह जाएगा, इस पे भी थोड़ा सा चार्ज रह जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन जनरल इस बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा और इस बॉडी पे कितना चार्ज जाएगा, ये निकालना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज करो मेरे पास जो ओरिजिनल बॉडी थी वो कोई स्फीयर था, और दूसरी बॉडी भी अगर आइडेंटिकल स्फीयर हो, मतलब दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हों, तो अगर इसके ऊपर चार्ज Q था बिफोर कांटेक्ट, तो आफ्टर कांटेक्ट ये चार्ज आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों में आइडेंटिकली स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए Q/2 और Q/2 हो जाएगा। खाली आइडेंटिकल केस में ही ये स्प्लिटिंग कैसे हो रही है ये हम बता सकते हैं। बाकी जो भी केसेस हैं उनमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हम लोग नहीं बता सकते, एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं बता सकते। अगला जो तरीका निकल करके आया चार्जिंग का, इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन्होंने बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, हम इसी से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने कहा कि सपोज करो मेरे पास दो मेटल के स्फीयर्स हों A और B, जिनको मुझे चार्ज करना हो। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चार्ज बॉडी A और B के पास लेकर के आऊँगा, और जब मैं इसको पास लेकर के आऊँगा तो A और B को कांटेक्ट में रखूँगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर उन्हें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आए हैं, तो क्या होगा, जो लाइक चार्ज होंगे यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ये इससे दूर भागेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो इसके पास आएंगे। तो जो A वाला साइड है ये अपोजिटली चार्ज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो दूर वाला साइड है वो सेम चार्ज का हो जाएगा, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल मेरे पास AB सिस्टम था जो अभी भी न्यूट्रल ही है, लेकिन मैंने उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग स्फीयर पे कर लिया। A को नेगेटिवली चार्ज कर लिया, B को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को पास रख करके ही धीमे से A और B को सेपरेट कर दूंगा। अब जब मैंने यहाँ से कांटेक्ट हटा दिया तो A अपने आप में नेगेटिवली चार्ज हो गई और B अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से दोनों बॉडी अलग अलग चार्ज हो गई। अब अगर मैं ये जो मेरी एक्सटर्नल बॉडी थी इसको रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, B एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, और बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इन दोनों के जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इन इनर सरफेस पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बिना इस एक्सटर्नल बॉडी को टच किए और बिना इसका चार्ज लूज किए मैंने इन दो स्फीयर्स A और B को चार्ज कर दिया। ये जो तरीका है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का है। यहाँ पर अगर सपोज करो मेरे पास ये एक्सटर्नल बॉडी जो होती ये अगर नेगेटिवली चार्ज होती तो भी मेरे पास सिमिलर सा ही केस होता, बस खाली अंतर ये होता कि तब जो मेरा A वाला स्फीयर था वो पॉजिटिवली चार्ज होता और B वाला स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता। इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहे हैं हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, तो जो पिछला ये एग्जाम्पल है इसमें भी वी हैव चार्ज दिस स्फीयर B पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट विद अ चार्ज्ड बॉडी। लेकिन इन्होंने बुक में एक दूसरे तरीके से भी ये चीज़ बताई है, तो मैं वो बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पास एक ही स्फीयर है, जैसे पीछे दो स्फीयर थे वैसे नहीं है, और मुझे इसको चार्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्राउंड कर दूंगा। ग्राउंड करने का मतलब है किसी बड़ी चार्ज्ड बॉडी के साथ इसको कनेक्ट कर देना, या फॉर दैट मैटर हम इसको एक दूसरा वर्ड बोलते हैं अर्थिंग। ग्राउंडिंग
या अर्थिंग। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी बॉडी है मैं उसको किसी बड़ी बॉडी से कनेक्ट कर दूं। ये बड़ी बॉडी कोई बड़ा मेटल की शीट भी हो सकती है, या अगर मैं इसको डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। जब मैंने इसको अर्थिंग कर दी, इसकी ग्राउंडिंग कर दी, अब मैं कोई सपोज करो नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर के आऊँगा, तो फिर वैसे ही इंडक्शन की वजह से जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो फ्लो करके ग्राउंड में चले जाएंगे। अब जब ये मेरे पास सिस्टम आ गया तो मैं ये कनेक्शन किसी तरीके से काट दूंगा, जो मैंने कॉन्टैक्ट बनाया था वो हटा दूंगा और इस बॉडी को भी रिमूव कर दूंगा, तो जो मेरा स्फीयर बचेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस वे वी कैन चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वही काम कर रहे हैं जो ये पिछले वाले एग्जाम्पल में कर रहे थे, बट वहाँ पे दो अलग अलग स्फीयर थे। यहाँ पर मेरा एक वन स्फीयर और जो दूसरा ग्राउंडिंग वाला कंडक्टर है वो हो गया। तो यहाँ तक हमने जो बातें की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके आगे का जो पोर्शन होगा ये एक्चुअली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करना शुरू किया। तो इस इलेक्ट्रिक चार्जेस की तीन मेन प्रॉपर्टीज निकल करके आई। तो पहला कंसेप्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मेरे पास एक कोई बॉडी थी जिसके ऊपर Q1 चार्ज था, और मैंने इसको कुछ Q2 चार्ज और दे दिया, तो जो इसके ऊपर फाइनल चार्ज Q होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब चूंकि मैं क्वालिटेटिवली चार्ज को बारे में बात करने से क्वांटिटेटिवली चार्ज के बारे में बात करने की तरफ जा रहा हूं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चार्ज मेजर किस यूनिट में करते हैं। ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम है, जो कि कूलम नाम के साइंटिस्ट है उनके नाम के ऊपर है। और अगर मैं SI यूनिट के टर्म में देखूं तो 1 कूलम इज अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज when a current of 1 ampere flows for 1 second. So charge is IT, where I is 1 ampere and time is 1 second. So charge is 1 coulomb. रियल लाइफ में जो हम लोग चार्ज बॉडीज अपने चारों तरफ देखते हैं, इन बॉडीज के ऊपर जो चार्ज होता है उसके कंपैरिजन में 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। तो हम लोग नॉर्मली जब इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इन जनरल जो लाइफ में चार्जेस देखते हैं उनको हम लोग नॉर्मली कूलम में ना मेजर करके माइक्रो कूलम या नैनो कूलम में मेजर करते हैं, जहाँ पे माइक्रो कूलम का मतलब वही 10⁻⁻⁶ कूलम और नैनो कूलम का मतलब 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाता है। खैर, तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कूलम हम लोग वापस एडिटिविटी ऑफ चार्ज पे आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है और मैं उसे चार्ज Q2 दे दूं, तो नेट चार्ज Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, जहां पर अगर Q1 मान लो 1 माइक्रो कूलम होता, Q2 2 माइक्रो कूलम होता, तो दोनों को ऐड करके Q की वैल्यू सिंपली 3 माइक्रो कूलम हो जाती। तो जो नॉर्मल एडिटिविटी है ही, अगर Q1 की वैल्यू सपोज करो -1 माइक्रो कूलम होती और Q2 की -2 माइक्रो कूलम होती, तो भी Q -3 माइक्रो कूलम हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव में पॉजिटिव की एडिटिविटी है, नेगेटिव में नेगेटिव की एडिटिविटी है। और अगर Q1 की वैल्यू सपोज करो -1 माइक्रो कूलम होती, Q2 की +2 माइक्रो कूलम होती, तो Q की वैल्यू -1 + 2 यानी कि +1 माइक्रो कूलम हो जाती है। यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में भी ऐड हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो उनका एडिशन वैसे ही होगा जिस तरीके से एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का एडिशन होता है। और डिपेंडिंग अपॉन, अगर नेगेटिव बड़ा है तो नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव बड़ा है तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब सपोज करो जैसे मैं पीछे वाला एग्जाम्पल ले रहा था,
उसमें मेरे पास कोई बॉडी है जो कि रैंडम सी है, जिसके ऊपर से 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और मैं इस बॉडी को एक दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाया, और फिर जब मैंने दोनों को रिमूव किया तो जो मेरी पहली वाली बॉडी थी इसके ऊपर से +2 माइक्रोकुलम का चार्ज रह गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नेट चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर पहले 3 माइक्रोकुलम था, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम रह गया, तो यहाँ पर +1 माइक्रोकुलम चार्ज ही होगा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो किसी प्रोसेस के शुरुआत में चार्ज होगा वही उस प्रोसेस के एंड में नेट चार्ज होगा। ये कंसेप्ट कंजर्वेशन कहा गया। और थर्ड जो ये कंसेप्ट है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे है। तो लोगों ने जब चार्जेस को स्टडी किया, तो जैसे मैंने बताया, अगर मैं डे टू डे लाइफ में चार्ज देखूं तो चार्ज की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोकुलम या नैनोकुलम आती है। ये फिर भी बहुत बड़ा चार्ज है। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे चार्जेस की तरफ जाऊं तो हमने ये पाया कि जो चार्ज है वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी बॉडी का चार्ज 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दूँ। ये हो ही नहीं सकता। जहाँ भी कहीं पर बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और ये जो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम है, इसको मैं E कहता हूँ बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस नेगेटिव होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है, और प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। यानी कि इन एवरी केस Q इज इक्वल टू NE, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। ये 3 बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम ये एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कुलम ऑन द अदर बॉडी। तो हो क्या रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है जिससे दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और ये जो चार्ज का फ्लो है ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है। और मुझे ये बताना है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज 1 कुलम आ जाए। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो पर्पस है वो ये है, ये हमें ये सिखाना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना छोटा नंबर है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है। अगर इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भी एक सेकेंड में निकल रहे हैं तो भी 1 कुलम का चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे बहुत लंबा समय लगेगा। तो एक बार करके इसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो अगर 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन है तो t सेकेंड में, जो मेरा टाइम था इसको मैंने t सेकेंड ले लिया, तो t सेकेंड में t इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब हमने पीछे देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो अगर मुझे ये जो दूसरी बॉडी है इसके ऊपर 1 कुलम, बल्कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो ये उन्होंने गलत क्वेश्चन दिया है। वास्तव में इसके ऊपर -1 कुलम का चार्ज आएगा। तो अगर मुझे -1 कुलम का चार्ज चाहिए तो ये तो मेरा नंबर हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो जो टोटल चार्ज हो गया वो हो गया t इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰
19 और इसकी वैल्यू 1 कूलम के इक्वल होगी। यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ये -1 कूलम का नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई ये 10⁻9 को 10⁻−19 से कैंसिल करेंगे, जहाँ -10 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻10 नेगेटिव, विच इज 10/1.6 इंटू 10⁻9। मैंने 10⁻10 को ऊपर ले गया, उसको 10 इंटू 10⁻9 लिख दिया। 10/1.6 की वैल्यू हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। अब अगर हम अंदाज़ा लेना चाहें कि कितना टाइम है, तो जो मेरा एक दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, विच इज़ 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, विच इज़ 86400 सेकेंड। तो एक दिन में 86400 सेकेंड होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर मैं इसको 10⁵ ही कर लूँ, 1 लाख कर लूँ राउंड ऑफ करके, तो यानी कि ये जो टाइम होगा ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻4 डेज का होगा, यानी कि 60,000 70,000 दिन लग जाएंगे, जो कि ये करीब करीब 200 साल का टाइम लग जाएगा। तो इवन अगर मैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जैसे बड़ा नंबर भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो भी मुझे 1 कूलम का चार्ज लेने में 200 साल लग जाएंगे। यहाँ से ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने आप में कितना छोटा चार्ज है, या 1 कूलम उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा चार्ज है। लेकिन एक अगला प्रॉब्लम देखें, इन्होंने कहा कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब यहाँ पर कप ऑफ वाटर में कितना पानी, इन्होंने यही स्पेसिफाई नहीं किया। तो फिर हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते हैं, पर आइडिया क्या है कि एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एनालिसिस आ जाए। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं, पर मुझे कहीं ना कहीं मास ऑफ वाटर चाहिए था, बिकॉज मैं मास ऑफ वाटर से मोल ऑफ वाटर लिख लेता, और जब मेरे पास मोल ऑफ वाटर आ जाते तो फिर चूंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल में इतना चार्ज है, इसलिए 1 मोल में इतना चार्ज होगा, और इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर लेता। तो जो एक नंबर मुझको यहाँ पे चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली कितना वाटर है ये लेना पड़ेगा। क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ इट हम ले लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि 1 कप वाटर में अराउंड 180 ग्राम वाटर होगा। वैसे रियल कप में 150 से 200 ग्राम वाटर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कप। सपोज करो मैं जो मास ऑफ वाटर है 180 ग्राम ले लूँ, तो जो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, मैंने गलत लिखा है, ये मोल्स हैं, इनकी वैल्यू 180/18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, तो ये 10 मोल्स आ जाएगी। अब मैं अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल देखूं तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। हर हाइड्रोजन के एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक जो ये 10 नहीं, जो 1 ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 moles of water will have 10 into 10 moles of electron। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही प्रोटॉन भी होंगे, तो 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो जाएंगे। इसका मतलब जो क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100, और मोल्स को मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, विच इज 6 × 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जो चार्ज हो जाएगा वो दिस इंटू 1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा।
यहाँ पर फिर मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 10⁻23 और 10⁻−19 आपस में कैंसिल होकर के 4 दे देंगे। 6 × 1.6 अराउंड 9.6 होता है, इंटू 10⁻6 कूलम्ब्स। तो अगर मैं एक सिंपल कप ऑफ वाटर देखूं तो उसमें 9.6 × 10⁻6 कूलम्ब ऑफ चार्ज होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पीछे मैं देख रहा था और मैं बात कर रहा था कि कूलम्ब अपने आप में बहुत ही बड़ी यूनिट है। रियल लाइफ में मैं चार्जेस देखता हूँ तो हमेशा माइक्रो कूलम्ब या नैनो कूलम्ब के ऑर्डर के आते हैं, बट अगर मैं एक कप ऑफ वाटर में देखूं तो उसमें जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो तो 9.6 × 10⁻6 कूलम्ब निकला, जो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 कूलम्ब है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, अभी तो आप कह रहे थे कि चार्ज जो है वो बहुत छोटे छोटे नंबर्स में होता है और यहाँ पर तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि रियल लाइफ में अगर मेरे पास कोई बॉडी है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है, तो इसमें 10⁻7 कूलम्ब का ही चार्ज होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनको एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल है। तो अगर यहाँ पर 10⁻7 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर 10⁻7 कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज भी होगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज 0 कूलम्ब होगा। तो जितनी भी बॉडीज मैं रियल लाइफ में अपने चारों तरफ देखता हूँ वो मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। अब सपोज करो मैं 0 कूलम्ब की बॉडी को चार्ज करना चाहूँ, यानी कि मैं इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स देना चाहूँ या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहूँ, तो जब मैं किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जब मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत हाई है, क्योंकि इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो बहुत हाई है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव चार्जेस को बिल्कुल अलग कर दूं। मैं जब इनको चार्ज करता हूं तो जो मेरी चार्ज बॉडी आएगी इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 कूलम्ब का ही होगा, या उससे छोटा या बड़ा, बट ऑफ दैट ऑर्डर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चार्ज बॉडीज हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो माइक्रो कूलम्ब या नैनो कूलम्ब के ऑर्डर का होता है, वो कूलम्ब जैसा बड़ा नॉर्मली नहीं होता है। तो अब यहाँ से आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वैसे तो किसी बॉडी को देखें तो उसमें जो टोटल चार्ज होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर सेपरेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। विद दिस वी फिनिश दिस बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।